बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी और आज अपनी इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ के लेक्चर नंबर 30 लेके हाज़िर हुआ हूँ। और आज का जो लेक्चर है बच्चों 30, इससे हम एक नई हेडिंग जो है वो शुरू करेंगे। आप कह लें कि एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उसका नाम है एरर्स जो हम इंग्लिश में करते हैं, जिनको हम कहते हैं कॉमन एरर्स। ठीक है, तो इसकी हेडिंग हम बनाएंगे हाउ टू लर्न कॉमन एरर्स, कि हमने कॉमन एरर जो है वो कैसे लर्न करने हैं। अब जब हम कहते हैं कि इंग्लिश में कॉमन एरर्स होते हैं तो ये कहाँ होते हैं बच्चों? ये हर चीज़ में होते हैं। यानी इसका मतलब है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़े, हमने उन पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही दोबारा रिवाइज़ करना है कि हमने देखना है नाउन में क्या एरर्स होते हैं, वर्ब में क्या एरर्स होते हैं, एडवर्ब में क्या एरर्स होते हैं, एडजेक्टिव में क्या एरर्स होते हैं। ये एरर्स हमने देखने हैं। सो इसका मतलब है एरर्स जो हैं बेसिकली मिस यूज़ ऑफ द रूल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कि हम जब रूल्स को गलत इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से होते हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर्स मेरे होने हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर्स होंगे। ठीक है, एक एक लेक्चर इंतहाई अहम होगा, उसको आपने पूरी तवज्जो के साथ सुनना है। ठीक है, उसके पॉइंट्स नोट करने हैं और ये एरर्स आपके लिए अगेन दे आर गोइंग टू बी गोल्डन वर्ड्स फॉर यू। ठीक, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि एरर्स होते क्यों हैं। तो बच्चों इंग्लिश में दो तरह के एरर्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं इंटरलिंगुअल एरर्स और एक को हम बोलते हैं इंट्रालिंगुअल एरर्स। इंटरलिंगुअल एरर्स बच्चों वो होते हैं जो L1 यानी उर्दू लैंग्वेज की इंटरफेरेंस की वजह से होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि हम कुछ भी कर लें, हम L1 को L2 से अलग नहीं कर सकते। लिखनी हमने L2 है, लिखनी हमने इंग्लिश है। ठीक है, लेकिन हमने उस जो इंग्लिश लिखनी है उस इंग्लिश को हमने सोचना उर्दू में है। तो वो गलती जो उर्दू के सोचने की वजह से इंग्लिश में हो जाती है, ठीक है, हम कहते हैं कि ये एक इंटरलिंगुअल एरर है। मैं मिसाल एक छोटी सी बड़ी सिंपल मिसाल देता हूँ कि मैं जुमला बोलता हूँ, इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। बेशुमार स्टूडेंट जब इसका तर्जमा करेंगे तो वो कहेंगे इंडिया अटैक्ड ऑन पाकिस्तान। अब ये जो ऑन है ये क्यों लगा है? ये ऑन बच्चों इसलिए लगा है कि उर्दू में पर था और पर इतना बड़ा पर था कि हम उससे बच नहीं सके। हमने जब उर्दू में पर आया बेशुमार, में देखो ना, किताब मेज़ पर है तो हम कहेंगे ऑन द टेबल, वहाँ हम ऑन लगाना है। तो जब हम ये ऑन लगाएंगे वहाँ, तो इसी अमल को हम फिर वहाँ पर पे भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये एरर जो है ये इसलिए हुआ है क्योंकि उर्दू में जो पर था वो उर्दू में लगना था, बिल्कुल ठीक था, लेकिन इंग्लिश में नहीं लगना था। तो वो गलती जो L1 की वजह से, चूँकि L1 में एक चीज़ इस्तेमाल हो रही है या L1 में इस्तेमाल नहीं हो रही, यानी कई चीज़ें होंगी जो L1 में इस्तेमाल नहीं होंगी। मतलब मैं स्कूल जाता हूँ आई गो स्कूल, कोई इस तरह में तर्जुमा कर सकता है आई गो स्कूल। उसे क्यों कहा? मैं आई स्कूल, स्कूल हो गया, जाता हूँ गो, आई स्कूल गो या आई गो स्कूल। ठीक है, इसका मतलब है उसने ये नहीं कहा आई गो टू स्कूल। टू क्यों नहीं लगाया? क्योंकि उर्दू में नहीं था। तो वो गलती जो उर्दू लैंग्वेज की वजह से, उसके इंटरफेरेंस की वजह से इंग्लिश में होती है, इसको हम कहते हैं इंटरलिंगुअल एरर। और ये बहुत ज़्यादा होते हैं, यही एरर्स हमने पढ़ने हैं। ठीक, और इसके लेक्चर्स भी काफ़ी होंगे, यानी 15-16 लेक्चर्स में हम जाके कॉमन एरर्स जो हैं, और इनका नाम कॉमन एरर्स इसलिए रखा जाता है कि ये वो एरर्स हैं जो आम हम इंग्लिश में करते हैं, दानिस्ता तौर पर भी कई दफ़ा नहीं करते। लैक ऑफ नॉलेज, या तो हमें इल्म नहीं होता या केयरलेसनेस की वजह से होते हैं, लेकिन होते हैं। ठीक, दूसरी किस्म होती है बच्चों इंट्रालिंगुअल एरर्स। इंट्रालिंगुअल एरर्स वो होते हैं जो उर्दू की वजह से नहीं होते, यानी दोज एरर्स दैट आर कमिटेड बिकॉज ऑफ द मिस यूज़ और द रॉन्ग यूज़ ऑफ ग्रामेटिकल रूल ऑफ L2, यानी सेकेंड लैंग्वेज, यानी जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है उसके रूल को गलत इस्तेमाल हम करते हैं और वो एरर हो जाए तो हम उसको कहते हैं कि ये क्या है, ये इंट्रालिंगुअल एरर। सो ऐसी गलती जो उर्दू की वजह से नहीं हो रही बल्कि इंग्लिश के किसी कानून को, और वो कानून क्यों होता है?
वो ओवर जनरलाइज हो जाए। देखो ये टर्म भी आपने याद रखनी है, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन क्या होता है कि जब हम एक कानून याद करते हैं और उस कानून को एक जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे और एक जगह पर हमने इस्तेमाल नहीं करना। देखो ना, मैं कहता हूँ मैं स्कूल जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, मैं लाहौर जाता हूँ, मैं पिंडी जाता हूँ, इधर कोई प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में हमने क्या इस्तेमाल करना है, आई गो टू स्कूल, आई गो टू लाहौर। लेकिन जब एक स्टूडेंट कहेगा आई गो टू स्कूल, आई गो टू लाहौर, तो जब मैं घर जाता हूँ कहेगा आई गो टू होम, अब ये गलत हो गया। आई गो टू देयर, मैं वहाँ जाता हूँ, आई गो टू देयर, नो आई गो देयर, आई गो होम। अब ये गलती उर्दू की वजह से नहीं हो रही, उर्दू में तो था ही नहीं। ये गलती इंग्लिश के रूल को गलत इस्तेमाल करने की वजह से हो रही। तो ऐसी गलती बच्चों जो इंग्लिश लैंग्वेज के गलत इस्तेमाल की वजह से, मिस यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, रॉन्ग यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और उसकी रीज़न भी वही दो होती हैं, ईदर लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ कंसंट्रेशन और केयरलेसनेस। यानी हम इसको केयरलेसनेस में भी कहते हैं कि केयरलेसनेस की वजह से ये गलती जो है वो हमसे हो जाती। ऐसे एरर्स को कहते हैं इंट्रालिंगुअल एरर्स। अब इन एरर्स की वजह से कुछ मेजर एरर्स होते हैं, बहुत बड़ी गलती होती है, कुछ माइनर एरर्स होते हैं। कई दफ़ा माइनर एरर्स ऐसे होते हैं जो पार्डनेबल होते हैं, टीचर जो है स्किप करना। कहीं किसी लफ्ज़ के साथ जो है, मतलब पुलिस के साथ हमें प्लूरल लगाना चाहिए, स्टूडेंट सिंगुलर लगा देता है, टीचर इग्नोर कर देता है। पुलिस इज़ होना चाहिए, पुलिस आ, लेकिन वो इज़ कह दिया, चलो ठीक है, ये माइनर एरर है। मेजर एरर वो है जैसे मैंने अभी कहा, आई गो टू स्कूल तो ठीक है, लेकिन आई गो टू होम ये गलत है, ये मेजर एरर है। सो माइनर एरर भी होते हैं, छोटे एरर्स, मेजर एरर्स, ठीक है। तो ये जो हमारे आने वाले चैप्टर्स हैं बच्चों, ये हमें ये बताएंगे कि एरर्स कहाँ कहाँ होते हैं। और याद रखो एरर्स कहाँ होते हैं। देखो अभी तक जितना हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं, 9वां डिटर्मिनर पढ़ा है और टेंसेस पढ़े। इन तमाम में एरर्स होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होगा जो आज हम शुरू करेंगे, ये बेसिकली चैप्टर होगा किसके बारे में, ये होगा एरर्स इन वर्ब्स, वर्ब की गलतियाँ एंड टेंसेस। नेचुरली आपको पता है टेंस क्या है, द यूज़ ऑफ वर्ब, ठीक। तो आज का चैप्टर, और ये लंबा चैप्टर है, ये हो सकता है 2-3 वीडियोज़ में हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो, क्योंकि मैंने इसमें रश नहीं करना, मैंने इसमें थोड़े थोड़े एरर्स आपको सिखाने हैं हर वीडियो में, और आपने उनको बस ये है कि रिपीट करना है, इनको बार बार रिपीट करना है, लिख लिख के याद करें। और आप देखेंगे कि ये वीडियोस जब मुकम्मल होंगी तो आपने इतने एरर्स सीख लिए होंगे, 300-400 एरर्स सीख लिए होंगे, ठीक है। एंड में जाके मैं कुछ ऐसे एरर्स आपको बुलाऊंगा वो सिर्फ यूजेज के एरर्स होंगे, कि एक चीज़ ऐसे नहीं बोली जाती, ऐसे बोली जाती है। वो एक चार्ट आपको मैं दूंगा, वो एंड पे जाके जब ये 14-15 वीडियोज़ मुकम्मल होंगी, आखिर में जाके दो। फर्स्ट चैप्टर जो हम शुरू करने लगे हैं वो है एरर्स इन वर्ब्स और एरर्स इन टेंसेस, क्योंकि नेचुरली वर्ब का एरर टेंस का एरर है। लेकिन अब ध्यान से सुने, वर्ब की गलती 3 वजूहात की बिना पर होती है। नंबर 1, वर्ब तब्दील कब होता है और उसमें गलती की, जब तब्दील होगा तो गलती भी हो सकती है। नंबर 1, जब टाइम चेंज होता है। देखो टाइम चेंजेस, वर्ब चेंजेस। अब जब टाइम चेंज होता है तो इसका ताल्लुक टेंस से है, ठीक है। मतलब प्रेजेंट का फिक्र है, पास्ट में चला जाए तो व्हाट चेंजेस, द वर्ब चेंजेस। ना कभी सब्जेक्ट चेंज होगा, ना कभी ऑब्जेक्ट चेंज। आपको बार बार पढ़ाया, द चेंज ऑफ द यूजेज ऑफ वर्ब इन इंग्लिश लैंग्वेज इज टेंसेस। सो टेंस इज जस्ट द यूज ऑफ वर्ब, एक एलिमेंट के इस्तेमाल का नाम है और जिसका नाम है वर्ब। वर्ब चाहे मेन वर्ब हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वो लिंकिंग वर्ब हो, सब कुछ आपको मैंने पढ़ा दिया होगा, ठीक। तो वर्ब का इस्तेमाल, इसका मतलब है आप समझ लें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आपने पढ़े थे उन्हीं की दोबारा क्या होने लगी है, रिवीजन होने लगी है, लेकिन एक नए अंदाज में। और वो अंदाज ये है कि आप उसमें ये देखोगे कि गलती कहाँ होती है हमसे। वहाँ ये पढ़ा था रूल्स क्या है, कानून क्या है। अब ये गलती, तो नेचुरली गलती कब होती है, जब कानून तोड़ते हैं। देखो ना, कानून तोड़ेंगे तो गलती हो जाएगी, उस गलती को हमने कैसे ठीक करना, ठीक। सो ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये वर्ब और टेंसेस के हैं। तो वर्ब की मैंने कहा गलतियाँ 3 वजूहात पे ना होती हैं। नंबर 1, टाइम चेंज होता है, वर्ब चेंज होता है, ठीक। नंबर 2, एक्शन चेंज हो जाए, मतलब इंडेफिनिट की बात हो रही है और वो कॉन्टिन्यूस में तब्दील हो जाए, तो क्या चेंज होगा, वर्ब। देखो ना, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ना आई को फ़र्क पड़ा, ना क्रिकेट को फ़र्क पड़ा,
सिर्फ वर्ब चेंज हुआ। ठीक है, ये दो तो वो हैं बच्चों जिनका ताल्लुक है टेंसेस से, और टेंसेस माशाल्लाह आप पढ़ चुके हैं और मेरे ख्याल में मैंने उनके साथ इंसाफ भी किया है, बड़ी डिटेल के साथ आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, उसमें कंडीशंस भी पढ़ाई हैं, उसके बाद कंडीशनल सेंटेंसेस, उनका ताल्लुक भी टेंसेस से था। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने उसको मुकम्मल किया है। आज हमारा लेक्चर नंबर 30 है, इससे हम अब नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। एक गलती वो भी है वर्ब की जो ना एक्शन की वजह से होती है, ना टाइम की वजह से होती है, बल्कि उसके साथ जो सब्जेक्ट्स जुड़े होते हैं उनकी वजह से वो गलती होती है। यानी वो गलती जो वर्ब की वजह से नहीं हो रही, वो गलती जो एक्शन की वजह से नहीं हो रही, जो टाइम की वजह से नहीं हो रही, बल्कि उसके साथ जुड़े हुए सब्जेक्ट्स की वजह से हो रही है। हम कहते हैं कि ये क्या है, ये भी एक एरर है। तो एरर्स जो हैं बच्चों किसी भी किस्म में हो सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे, स्टार्ट हम करेंगे कि इसको हम कहते हैं एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, कि देयर इज़ ऑलवेज एन एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में हमने क्या देखना है कि जब एक सब्जेक्ट चेंज होता है तो क्या उसका असर वर्ब पे पड़ता है या नहीं पड़ता, और अगर पड़ता है तो कब पड़ता है। देखो ना, मिसाल के तौर पे आप कहते हो कि अब सब्जेक्ट चेंज होता है, यानी नाउन चेंज हो या प्रोनाउन चेंज हो। तो आप कहते हैं आई के साथ आप क्या लगाएंगे, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, लेकिन अब यू लगा दें तो यू आर प्लेइंग क्रिकेट। अब देखो यहाँ ना टाइम चेंज हुआ ना एक्शन चेंज हुआ, लेकिन हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया। किसकी वजह से, सब्जेक्ट चेंज हुआ, सब्जेक्ट का यानी प्रोनाउन चेंज हुआ, यानी सब्जेक्ट आई की बजाय, ठीक है, आई की बजाय यू हो गया। तो सब्जेक्ट, इसका मतलब है ना इसमें टाइम का वजह आई, ना इसमें वजह आई एक्शन, इधर वजह आई सब्जेक्ट। तो इस तरह के जो वर्ब्स हैं सबसे पहले हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इनमें जो मैं स्टार्ट में लूँगा, इसी तरह मिसाल के तौर पे आप देखो ना, कोई भी और मिसाल आप इस तरह की ले लें जिसमें आप देखते हो कि जैसे ही सब्जेक्ट चेंज होता है। देखो ना, मिसाल तौर पे अ बॉय इज़ रनिंग, बॉयज़ आर रनिंग। देखो ना, बॉय इज़ रनिंग सिंगुलर था, बॉयज़ आर, ना टाइम चेंज हुआ ना एक्शन चेंज हुआ, सब्जेक्ट चेंज हुआ। सो दोज एरर्स दैट आर कमिटेड बिकॉज ऑफ द चेंज इन सब्जेक्ट, हम कहते हैं दिस इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। एग्रीमेंट का मतलब क्या है, एग्रीमेंट का मतलब है रिलेशन। ठीक, इनको हम शुरू करेंगे पहले। तो आज सबसे पहला रूल ये है कि व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस आर जॉइंड बाय एंड, अगर वो एंड बीच में, और एंड का मतलब होता है प्लस, जॉइंड बाय एंड, द वर्ब शुड बी यूज्ड एज प्लूरल। कहता है जब दो सिंगुलर नाउन हो, तारिक और अजमल दो सिंगुलर नाउन, आई एंड यू दो सिंगुलर नाउन प्रोनाउन, दो सिंगुलर नाउन हो या दो सिंगुलर, ये सारे एंड के रूल्स हैं, शुरू के रूल सारे एंड की वजह से होंगे कि दो के बीच में अगर एंड आ जाए, एंड का मतलब है प्लस। अब पहला रूल है जनरल, इसका अगला रूल जो होगा वो इसकी कंडीशन हो जाएगी, इसका एक्सेप्शन हो जाएगा, कैसी सूरत में नहीं लगाना। जनरल रूल क्या हो गया, 1 + 1 2, ये जनरल रूल हो गया, लेकिन हर जगह ये अप्लाई नहीं होता। यही इंट्रालिंगुअल एरर्स, यही जनरलाइजेशन है, यही ओवर जनरलाइजेशन है। ठीक, सो ईजिएस्ट रूल इसका क्या है, फर्स्ट रूल है, इट्स अ जनरल रूल कि इफ़ देर आर टू सिंगुलर नाउन्स, यानी टू सिंगुलर नाउन्स या टू सिंगुलर प्रोनाउन्स जो सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुए हैं, उनके दरमियान एंड भी अगर आ जाए तो वर्ब हमेशा प्लूरल होना चाहिए। मिसाल में देखता हूँ, ज़िया एंड अमजद आर गोइंग टू लाहौर, ज़िया एंड अमजद आर गोइंग टू लाहौर। ठीक, दूसरी मिसाल, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल्स। देखो ना, गोल्ड एंड सिल्वर इज नहीं, आर प्रेशियस मेटल्स। सिंगिंग एंड ड्रिंकिंग हैव रूइंड हिम, यानी सिंगिंग ने भी और ड्रिंकिंग ने भी, इन दो चीज़ों ने उसको क्या कर दिया है, रूइन कर दिया, तबाह कर दिया है। हैज़ नहीं लगाएंगे, हैव, अगर अकेला सिंगिंग होता तो हैज़ लगता, अकेला ड्रिंकिंग होता हैज़ लगता, दो लगे एंड आ गया। ये जनरल रूल है। ठीक, ही एंड आई वर प्लेइंग हॉकी इन द फील्ड, ही एंड आई, वो और मैं, वर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड।
अब ये बच्चों इसका बन गया, आप कह लो कि जनरल रूल। जनरल रूल का मतलब ये है कि ये एक ऐसा रूल है, 1 जमा 1 इज इक्वल टू 2, यानी 1 + 1 इज़ 2। मीन्स अगर दो सिंगुलर नाउन हों उनके दरमियान एंड आ जाए यानी प्लस आ जाए तो प्लूरल हो जाए, लेकिन ये हर जगह लागू नहीं होगा। ठीक, अब देखो, अब बाकी जो इसके रूल्स हैं भी एंड के ही हैं, लेकिन ये भी एंड के ही हैं, सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन ही बताया जा रहा है, इनका एग्रीमेंट ही बताया जाए। एग्रीमेंट का मतलब है रिलेशन, लेकिन में एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शन क्या है? आप इसको कह लो एक्सेप्शन नंबर 1, यानी रूल नंबर 2 लेकिन एक्सेप्शन नंबर 1। ठीक, वो क्या है कि इफ़ 2 नाउन रिफर टू अ सिंगल आइडिया, अगर हमने 2 नाउन यूज़ किए एक ही शख्स के लिए या एक ही आइडिया के लिए, वो दोनों यूज़ हुए हैं, ठीक है, मीन्स दे आर यूज फॉर अ सिंगल आइडिया और फॉर द सेम पर्सन, उसी बंदे के लिए यूज़ हुए हैं। एक ही बंदे के लिए 2 लफ्ज़ यूज़ कर दिए, 2 होते हैं एक बंदे के, तो अगर एक बंदे के 2 होते हैं, मैंने एक बंदे के लिए 2 होते यूज़ किया और उनके दरमियान नेचुरली एंड आ जाए, बेशक एंड आ जाए, वर्ब सिंगुलर होगा। वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। समझ लो ये एक्सेप्शन नंबर 1 आ गया। रूल नंबर 2, एक्सेप्शन नंबर 1 कि इफ़ 2 नाउन्स refer to a single idea or are used for a same person, ठीक है, we use verb as singular, verb singular के तौर पे गया। अब ये आपने देखना है कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट का तो आपको पता है। मैं मिसाल से आपको समझाता हूँ। द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर वॉज नॉट प्रेजेंट इन द मीटिंग। अब देखो ना, ये वर्ब भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अगर सेक्रेटरी कोई और है, फर्ज करें हमने एक क्रिकेट टीम बनाई, उसका एक बंदे को कैप्टन बना दिया, एक को वाइस कैप्टन बना दिया, एक को कहा तू टीम का सेक्रेटरी है और एक को कहा तू टीम का ट्रेजरर है, यानी पैसे उसे कलेक्ट करना, हिसाब किताब रखना तेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, अब अगर सेक्रेटरी कोई और है, ट्रेजरर कोई और है, तो ये तो प्लूरल हो गया। फिर 1 + 1 = 2। हम कहेंगे सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर आर नॉट प्रेजेंट इन द मीटिंग, लेकिन या वर नॉट प्रेजेंट इन द मीटिंग अगर पास्ट है तो। लेकिन अगर फर्ज करो एक ही बंदा का, देखो ना, कैप्टन और वाइस कैप्टन एक ही बंदे के होते नहीं होते, हो नहीं सकते। कैप्टन अलग होगा, वाइस कैप्टन अलग होगा, प्रिंसिपल अलग होगा, वाइस प्रिंसिपल अलग होगा, लेकिन एक बंदे के पास 2 होते भी तो हो सकते हैं। वो बंदा टीम का सेक्रेटरी भी हो सकता है, वही बंदा टीम का ट्रेजरर भी हो सकता है, खजांची भी हो सकता है। अगर एक बंदा, ये कॉन्टेक्स्ट का तो आपको पता है, ठीक है, इस तरह का फिक्रा पेपर में नहीं आ सकता क्योंकि इसके दोनों सूरतों में हो सकता है, लेकिन ट्रांसलेशन में आ सकता है, आम यूजेज में आ सकता है। तो हम कहेंगे द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वॉज नॉट प्रेजेंट इन द मीटिंग। इसका मतलब ये है, जुमला ये बता रहा है कि एक ही शख्स है जो सेक्रेटरी है और वही शख्स ट्रेजरर भी है। ठीक, उसके बाद माई डियर ब्रदर एंड एडवाइज़र, देखो मेरा भाई भी है और मेरा एडवाइज़र भी है। अगर मेरा वो भाई है और मेरा एडवाइज़र भी है, माई डियर ब्रदर एंड एडवाइज़र इज़ नॉट हेयर, ठीक है, लेकिन ये भी कॉमन एरर में नहीं आ सकता। अगर फर्ज करो भाई अलग है, एडवाइज़र कोई और है, तो फिर आ जाएगा। सो ये कॉमन एरर्स में कभी नहीं आएगा, पेपर में कभी नहीं आएगा, यूजेज में आपको इसका पता होना चाहिए। ठीक, उसके बाद टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो वन, ठीक है, या नो मैन, यानी टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन। ठीक, यानी टाइम और टाइड किसी का इंतज़ार नहीं करता। अब ये टाइम और टाइड जब हम यूज़ करते हैं ये इकट्ठे होते हैं, जैसे हम कहते हैं पार्ट एंड पार्सल, ठीक है ना, पार्ट एंड पार्सल, ब्रेड एंड बटर। ठीक, ब्रेड एंड बटर इज़ हिज ओनली फूड, यानी ब्रेड एंड बटर आमतौर पे कहा जाता है सादा खाना, यानी ब्रेड एंड बटर सादा खाना, सादी खुराक। ब्रेड एंड बटर इज़ हिज ओनली फूड, ये नहीं कहेंगे आर हिज ओनली फूड। ठीक है, सो ये रूल नंबर 2 बच्चों इसका बन गया एक्सेप्शन नंबर 1। उसके बाद आगे रूल नंबर 3 पे कि अगर एंड जो है, बात एंड की हो रही है, एंड का ही रूल पड़ा था, एंड के ही चलते रहेंगे। ठीक है, इफ़ एंड इज़ यूज विद 2 सब्जेक्ट्स, अगर एंड 2 सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल हुआ, ठीक, बट दे आर जॉइंड बाय, अगर उनके साथ उन 2 सब्जेक्ट्स के साथ ईच या एवरी का लफ्ज़ आ जाए, ईच या एवरी, लफ्ज़ एंड भी आया है, 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, एक बॉय है एक गर्ल है, अगर उनके साथ ईच या एवरी का लफ्ज़ आ जाए तो वर्ब विल बी सिंगुलर, फिर प्लूरल नहीं होगा, जनरल रूल अप्लाई नहीं, फिर एक्सेप्शन हो गया, इसको आप कह लें एक्सेप्शन नंबर 2। लेकिन रूल नंबर 3, ठीक, मसलन ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, आर के इज। अब देखो ना, एंड तो लगा है, बंदा कहते हैं एंड लगा है, ईच बॉय बॉय अलग नहीं। जब हम कहते हैं हर लड़का और हर लड़की,
तो फिर हमें सिंगुलर लगाना पड़ेगा। ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज़ टू वर्क हार्ड, ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज़ टू वर्क हार्ड। ठीक, मसलन एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट, एवरी टीचर, अब एवरी का मतलब सारे, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट इज गोइंग टू लाहौर ऑन ट्रिप, कि सब लाहौर जा रहे हैं, जा सारे रहे हैं, लेकिन एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट आर नहीं, इज गोइंग टू लाहौर ऑन ट्रिप। तो रूल क्या हुआ कि अगर दो सब्जेक्ट्स के दरमियान एंड बेशक आ जाए लेकिन उनके साथ ईच या एवरी का लफ्ज़ लगा हो तो वर्ब हमेशा उनके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। ठीक, एक और मिसाल हम लेते हैं कि अगर दो सब्जेक्ट्स हों, वो या तो पर्सन के लिहाज से मुख्तलिफ हो, अभी मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया कि अगर फर्स्ट कर हम आई लगाते हैं तो आई के साथ एम लगेगा, यू लगाएंगे तो आर लगेगा, ही लगाएंगे तो इज़ लगेगा, अगर टेंस ही प्रेजेंट का हो तो ही इज़, आई एम, यू आर। तो ये हेल्पिंग वर्ब क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि वो सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, प्रोनाउन चेंज हो रहा है। इसी तरह मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा, अगर पर्सन्स एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, अगर एक फ़िक्रे में दो डिफरेंट, टू सब्जेक्ट्स हों लेकिन वो दोनों डिफरेंट हो, डिफरेंट किस सेंस में, नंबर की सेंस में डिफरेंट हो, यानी एक सिंगुलर हो एक प्लूरल हो, यानी बॉय एंड गर्ल्स, बॉय एंड गर्ल्स फ़र्ज़ करें तो बॉय अलग है गर्ल्स अलग है, फ़र्ज़ करें ये, ठीक है। और तो कहता है डिफरेंट हो या पर्सन डिफरेंट हो, एक तरफ यू हो एक तरफ आई हो, एक तरफ ही हो एक तरफ इज़ हो, और कहता है अगर उनके साथ ये अल्फाज लगे। बच्चों अब ये अल्फाज आपने रटने हैं, याद रखने हैं, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। फिर सुन लो, अगर दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हों, नंबर के लिहाज से डिफरेंट हो, एक सिंगुलर हो एक प्लूरल हो, पर्सन के लिहाज से डिफरेंट हो, एक फर्स्ट हो एक सेकंड हो, एक सेकंड हो एक थर्ड हो, अगर डिफरेंट हो नंबर वाइज और पर्सन वाइज, और उनके साथ ये लगा हो ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये आपको पेयर्स हैं, आपने कंजंक्शन में पढ़े थे ये पेयर्स हैं, अगर इनमें से कोई भी पेयर लगा हो तो क्या होगा, verb will always be used according to the second subject, जो बाद में आएगा। मसलन either the boy or the girls, either the boy or the girls, either the boy or the girls, अब बाद में कौन आ रहा है, गर्ल्स, अब verb गर्ल्स के मुताबिक लगेगा। अगर मैं इस उल्टा कर दूं either the girls or the teacher, तो अब verb किसके मुताबिक आना है, टीचर का, टीचर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा। ठीक है, तो वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट। मिसाल देखें, ही और हिज फ्रेंड्स, ही और हिज फ्रेंड, यह एंड का रूल नहीं है, ही और हिज फ्रेंड्स। अब देखो फ्रेंड्स बाद में आया तो क्या लगेगा, वर प्रेजेंट इन द फंक्शन। ईदर यू और योर फ्रेंड, ईदर यू और योर फ्रेंड हैज़ पास्ट। अब देखो ना, यू हो तो हैज़ नहीं लगता, यू के साथ लगता है हैव, और अगर होता ईदर योर फ्रेंड और यू हैव, वहाँ हैव लग जाना था। ठीक है ना, सो लगना है सेकंड सब्जेक्ट के मुताबिक। ईदर यू और योर फ्रेंड हैज़ पास्ड इन द टेस्ट। एक और मिसाल देख लें, नीदर द किंग नॉर हिज सन्स, नीदर द किंग यानी ना बादशाह, नॉर हिज सन्स ना ही उसके बेटे, इज अलाइव के आर अलाइव नाउ, आर क्योंकि बेटे बाद में आए हैं। ठीक, इसी तरह नॉट ओनली माई फ्रेंड्स बट ऑल्सो आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, नॉट ओनली माई फ्रेंड्स बट ऑल्सो आई एम वेरी हैप्पी टुडे। तो ये था बच्चों रूल नंबर 4। रूल नंबर 5 में आ जाए, यही रूल है, अगर फ़र्ज़ करें दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हों, नंबर के मुताबिक डिफरेंट हो या पर्सन के मुताबिक डिफरेंट हो, लेकिन उनके साथ ये अल्फाज लग जाएं, विद यानी जिनका मतलब हो साथ, के साथ या के साथ साथ, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर, बिसाइड्स, एज वेल एज। अब ये लफ्ज़ याद रखने हैं आपने, इनके साथ क्या लगा हो, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर, बिसाइड्स, एज वेल एज। तो वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक आएगा। मतलब पिछले रूल में क्या कहा, सेकंड के मुताबिक आएगा, इसमें हम कह रहे हैं फर्स्ट के मुताबिक। तो वर्ब किसके मुताबिक आएगा,
फर्स्ट के मुताबिक, फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक जो है वो इस्तेमाल होगा। मिसाल देखिए उसकी, द टीचर पहले टीचर आया, अलॉन्ग विद हिज स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, अब ये बहुत वो गलती है जो स्टूडेंट कॉमन एरर्स में भी आ सकती है। द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो अक्सर स्टूडेंट लगा देंगे आर गोइंग टू विजिट माई हाउस, नो इज गोइंग टू विजिट। जब अलॉन्ग विद आ गया तो बात पहले सब्जेक्ट की होनी है, दूसरे सब्जेक्ट की नहीं होनी। फिर सुन लें, द टीचर अलॉन्ग विद हिज स्टूडेंट्स इज गोइंग टू विजिट माई हाउस। ठीक, आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स, आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स एम गोइंग टू लाहौर टुमारो। आई देखो ना, आई एज वेल एज माई फ्रेंड, बड़ा बड़ी तेजी से बोल जाता है आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू लाहौर, गलत। आई एज वेल एज, चूंकि एज वेल एज आ गया, अगर ये फिक्र होता आई एंड माई फ्रेंड्स फिर प्लूरल होता, लेकिन आई एज वेल एज, तो गलती किसकी वजह से हो रही है, एज वेल एज। ये इंट्रालिंगुअल एरर्स हैं, ये उर्दू नहीं करवा रही, इसका उर्दू से कोई ताल्लुक नहीं, इंग्लिश की वजह से हो रही। यूज़ इंग्लिश का याद रखना है। आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू लाहौर टुमारो। The students together with the teacher are working very hard. The students together with the teacher are working hard. देखो ना, is नहीं कहा, are। क्यों? Students की बात हो रही है। The students along with the together with the teacher are working very hard। तो ये आर क्यों लगा है? क्योंकि पहले बात किसकी हो रही थी, स्टूडेंट्स की हो रही थी। ठीक, उसके बाद आ गया बच्चों रूल नंबर 6। अब रूल नंबर 6 क्या कहता है? रूल नंबर 6 कहता है कि अगर फ़र्ज़ करें वी ऑलवेज यूज़ सिंगुलर वर्ब, हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे कुछ इनडेफिनेट प्रोनाउंस के साथ। इनडेफिनेट प्रोनाउन कौन से होते हैं? एनी वन, नो वन, सम वन। ठीक, इवन इफ द सब्जेक्ट अटैच विद देम इज़ प्लूरल, कि अगर उनके साथ सब्जेक्ट बेशक प्लूरल ही क्यों ना लगा हो, सब्जेक्ट बेशक प्लूरल ही क्यों ना लगा हो, चूँकि वो इनडेफिनेट प्रोनाउन है। मसलन ईच, एवरी, नीदर, ईदर, नन, एनी वन, नोबडी, नो वन, नथिंग, समवन, समथिंग, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह के जितने भी बच्चों प्रोनाउंस हैं इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज़ होगा। हाँ, चाहे जवाब इनका प्लूरल हो। मतलब मिसाल के तौर पे मैं मिसाल देता हूँ, वॉज देयर एनीबॉडी इन द रूम। हम कभी नहीं कहेंगे क्या कमरे में कोई थे, हम कहेंगे क्या कमरे में कोई था। हाँ, जवाब आ सकता है जी सर 4 स्टूडेंट थे, जवाब में प्लूरल आ सकता है, सवाल सिंगुलर होगा तो हम कहेंगे वॉज देयर एनीबॉडी इन द रूम। ठीक है, इस तरह एवरीबॉडी हैज़ टू डाई, ये नहीं कहेंगे एवरीबॉडी हैव टू डाई वन डे, एवरीबॉडी हैज़ टू डाई वन डे। ईच ऑफ द, गलती यहाँ होगी, देखो ईच ऑफ द टू बॉयज़, ईच ऑफ द टू बॉयज़, अब टू बॉयज़ के साथ ईच लगा हुआ है, इंडेफिनेट प्रोनाउन ईच लगा है। ईच ऑफ द टू बॉयज़ वर एब्सेंट कि वॉज एब्सेंट, यानी हर लड़का, यानी दोनों में से, इसका मतलब पहला भी और दूसरा भी। ईच ऑफ द टू बॉयज़ वॉज एब्सेंट, गलती यहाँ होनी है। ये वो फिक्र है बच्चों जिनको आपने की सेंटेंसेस समझना है कि जिनकी वजह से गलती ज़्यादा होती है। ईच ऑफ द टू बॉयज़ वॉज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। नन ऑफ दीज 4 बॉयज़, इन चारों लड़कों में से, 4 लड़कों की बात हो रही है, नन लग गया साथ। नन ऑफ दीज 4 बॉयज़ इज़ सीरियस इन स्टडीज़, हमने कहा आर सीरियस। नन ऑफ, यानी इसका मतलब इन चारों में से कोई भी सीरियस नहीं है। उर्दू की वजह से गलती नहीं हो रही, उर्दू में भी है आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, नन ऑफ दीज 4 बॉयज़ इज़ सीरियस इन स्टडीज़। उसके बाद आ गया रूल नंबर 7, बोथ, सेवरल, मैनी, फ्यू। ये 4 लफ्ज़, बोथ यानी दोनों, सेवरल यानी कई, फ्यू यानी चंद, मैनी मीन्स कई, फ्यू, सेवरल, मैनी, फ्यू। कहते हैं ये ऐसे अल्फाज हैं कि जिनके साथ हम प्लूरल, आर वर्ड्स आर प्लूरल एंड वी यूज़ अ प्लूरल वर्ब विद देम। मसलन बोथ द बॉयज़, बोथ द बॉय कभी हम बोल ही नहीं सकते, इनके साथ नाउन भी प्लूरल ही आना है। बोथ द बॉयज़ आर इंटेलिजेंट, यानी नाउन भी प्लूरल लगेगा, वर्ब भी प्लूरल लगेगा। ठीक, आर इंटेल, सेवरल बॉयज़
were absent today. Several boys were absent today. Few students are serious in their studies these days. Few students, few student कभी हम बोल नहीं सकते. Few students are serious in their studies these days. ठीक. उसके बाद रूल नंबर 8 बच्चों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल, वेरी इंपॉर्टेंट रूल. इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि 4 ये लफ्ज़ हैं, ऑल, मोर, मोस्ट, सम. फिर सुन लें, ऑल, मोर, मोस्ट और सम. ये 4 ऐसे अल्फाज हैं, इनके साथ अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, क्योंकि इनके साथ सब्जेक्ट सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी पिछले वालों के साथ नहीं आ सकता था, इनके साथ आ सकता है. यानी ऑल, मोर, मोस्ट, सम. इनके साथ अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा. यानी इसका मतलब है इन पे डिपेंड नहीं करता, इनके साथ जुड़े हुए सब्जेक्ट. अगर मैं कहता हूँ ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अब प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है. ऑल माई फ्रेंड्स आर प्लेइंग क्रिकेट, फर्ज करें. इसी तरह ऑल माई वर्क, ना ऑल के साथ वर्क सिंगुलर आ गया, क्या कहूँगा, इज़ फिनिश्ड. ठीक है, आर नहीं लगाऊंगा. तो इसका मतलब है ऑल पे डिपेंड नहीं किया, ऑल के साथ जो सब्जेक्ट लगाया. तो ये 4 अल्फाज ऐसे हैं जिनके साथ अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा. ठीक. मिसाल के तौर पे ऑल द फ्रेंड्स वर प्लेइंग, ऑल द फ्रेंड्स वर प्लेइंग. सो देखना ऑल के साथ फ्रेंड्स लगा, प्लूरल, वर प्लेइंग हॉकी. ऑल माई वर्क इज कंप्लीट. ठीक. और एक दो मिसालें देखते हैं. सम बुक्स वर स्टोलन बाय सम बॉयज. कुछ किताबें कुछ लड़कों ने चुराई थी. सम बुक्स वर स्टोलन बाय सम बॉयज. someone has stolen my book. अब देखो ना, someone is playing cricket, ये नहीं कहेंगे someone are playing cricket. वन जो हो गया, some के साथ प्लूरल लगा, some boys, some books, some कुछ भी some के साथ आ जाए प्लूरल तो वह प्लूरल. सिंगुलर आ गया तो सिंगुलर. ठीक. अच्छा जी, इसके बाद आ गया रूल नंबर 9. रूल नंबर 9 ये है कि अगर एक प्लूरल नाउन को, व्हेन अ प्लूरल नाउन इज़ यूज्ड एज अ यूनिट, एक इकाई के तौर पे इस्तेमाल, यूनिट के तौर पे इस्तेमाल, यानी वो इंडिविजुअल शक्ल ना हो, वो एक यूनिट का काम कर रहा हूँ. उसमें मैं कहूँ 10 माइल्स, 12 इंचेस, 40 यार्ड्स, ठीक है, 75 kgs. ये मैं सारे प्लूरल वर्ड बोल रहा हूँ, लेकिन अगर इनको मैं एक यूनिट के तौर पे, इकाई के तौर पे यूज़ करूँगा तो वर्ब उनके साथ सिंगुलर इस्तेमाल. सेंस की होगी कि सेंस क्या है कि वर्ड तो सारे प्लूरल हैं लेकिन इनको एक यूनिट के तौर पे यूज़ किया जा रहा है. ठीक है. मतलब मैं कहता हूँ 10 माइल्स आर ए लॉन्ग डिस्टेंस के इज़ ए लॉन्ग डिस्टेंस, क्या होगा, इज़ ए लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि 10 माइल्स को एक यूनिट बना दिया मैंने, एक ग्रुप बना दिया. ठीक है. जब इनको एक यूनिट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो बच्चों इनके साथ वर्ब सिंगुलर आएगा. मिसाल के तौर पे 10 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक. 10 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक. इसी तरह 50 रुपीज़, 50 रुपीज़, अगर ना 50 सिंगुलर के प्लूरल, लेकिन 50 रुपीज़ 50 का नोट जब आप देते हैं, 50 रुपीज़ इज़ ए गुड प्राइस, is a good price for this book. 50 rupees is a good price. यानी क्योंकि बात प्राइस की हो रही है, यूनिट क्या इधर कि 50 रुपीज़ आर यूज्ड एज ए प्राइस. इसी तरह पिछले फिक्रे में था 10 माइल्स इज़ ए लॉन्ग डिस्टेंस, बात डिस्टेंस की हो रही है, यानी 10 माइल्स को हमने एक यूनिट के तौर पे लिया. किस चीज़ का यूनिट, फासले का यूनिट, उसके तौर पे लिया. इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक. ठीक. सो 50 रुपीज़ इज़ अ गुड प्राइस. ठीक. उसके बाद आ जाते हैं बच्चों रूल नंबर 10, और ये आज का आखिरी रूल होगा. ठीक है. ये भी रूल इजी है लेकिन इसका ताल्लुक सब्जेक्ट से नहीं है, इसका ताल्लुक है एडवर्ब से. एडवर्ब से इसका ताल्लुक है कि एडवर्ब जो है वो जनरली किसके मीनिंग में इजाफा करता है, वर्ब के मीनिंग में. वर्ब के मीनिंग में इजाफा एडवर्ब करता है, और एडवर्ब की अपने पहचान पड़ी थी कि अमूमन अगर नाउन के साथ, एडजेक्टिव के साथ ly लग जाए, ठीक है, जनरली
तो हम क्या लगा देते हैं, हम कहते हैं ये एडवर्ब हो गया, ठीक है ना। मसलन ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव, तो ब्यूटीफुली एडवर्ब, ठीक है ना। नाइस, नाइसली, ठीक है। इसी तरह जनरली एन एडवर्ब एड्स टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, के वर्ब के मीनिंग में इजाफा एडवर्ब करता है, कोई और नहीं कर सकता। बट जो सेंसरी वर्ब्स होते हैं, सेंसरी वर्ब्स कौन से होते हैं, हिस्सों वाले, महसूस करना, चखना, सूंघना, दिखाई देना, सुनाई देना, ये सेंसरी वर्ब्स हैं। अमल, सुनाई दिया, दिखाई दिया, चखने में लगा, महसूस हुआ, टच करके हुआ, ये सारे अब क्या हैं, दीज आर ऑल सेंसरी वर्ब्स। सेंसरी वर्ब्स के मायने में इजाफा कहता है, एडवर्ब नहीं करता, एडजेक्टिव करता है। ये वर्ब रूल वर्ब का है, लेकिन ये कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, ये रिलेटेड है कि ये सेंसरी वर्ब से रिलेटेड है, कि अगर वर्ब होगा तो एडवर्ब लगेगा, ठीक है, लेकिन अगर वो होगा सेंसरी वर्ब होगा तो एडजेक्टिव लगेगा। एग्जाम्पल देखें, द ग्रेप्स टेस्टेड, द ग्रेप्स टेस्टेड। अब ग्रेप्स का जो टेस्ट है, टेस्ट सेंसरी वर्ब है, तो हम कहेंगे द ग्रेप्स टेस्टेड सोरली, नहीं खट्टे थे, सोरली, नो, द ग्रेप्स टेस्टेड सोर, ठीक। मसलन ही फेल्ट, महसूस करना, फिर सेंसरी वर्ब है। ही फेल्ट वेरी हैप्पीली टू सी मी, नो, ही फेल्ट वेरी हैप्पी टू सी मी, ठीक। अगर मैं कहूँ ही वर्कड वेरी हैप्पीली, वो ठीक है क्योंकि काम कर रहा था, उसने बड़ी खुशी से काम किया, तो मैं कहूँगा ही वर्कड वेरी हैप्पीली। लेकिन ही फेल्ट वेरी हैप्पीली, नो, ही फेल्ट वेरी हैप्पी, वो हैप्पीली जो था वो वर्क के लिए था, काम किया खुशी से, काम अब सेंसरी वर्ब नहीं है, अमल है। तो ही वर्कड वेरी हैप्पीली, लेकिन ही फेल्ट वेरी हैप्पी, ठीक। ही फेल्ट वेरी हैप्पी टू सी मी। तारिक वॉज लुकिंग वेरी, देखो एक लुकिंग होता है देखना, एक लुकिंग होता है दिखाई देना। जैसे मैं कहता हूँ यू आर लुकिंग वेरी सैड, के सैडली, यू आर लुकिंग वेरी सैड, क्योंकि तुम दिखाई दे रहे हो, देख नहीं रहे, दिखाई दे रहे हो। तो तारिक वॉज लुकिंग वेरी स्मार्ट दैट डे, तारिक वॉज लुकिंग वेरी स्मार्ट दैट डे, ठीक। चलें, ये थे बच्चों आज के रूल्स, 10 रूल्स आज आपने याद किए। मैं कोशिश यही करूँगा कि 5 से लेके 10 तक रूल्स आपको हर लेक्चर में सिखाऊं, और आपने इनको रिपीट कर करके, रिवाइज कर करके इनको देखना है। मुझे उम्मीद है आपको ये रूल समझ आए होंगे, और ये बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हमने शुरू किया है, जिसका हमने नाम क्या रखा है, हाउ टू लर्न कॉमन एरर्स। तो बच्चों इनको आपने अपने फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना है। ये नहीं समझना ये तो 30 नंबर लेक्चर है, नहीं, ये कॉन्टीन्यूटी नहीं है, सीरीज़ की कॉन्टीन्यूटी, यानी बेसिक इंग्लिश सीरीज़ जो है, इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ जो है उसकी तो कॉन्टीन्यूटी है, लेकिन एक नया टॉपिक शुरू हुआ है जिसका नाम है कॉमन एरर्स, और इसके काफ़ी लेक्चर्स होंगे, 10-15 लेक्चर, शायद ज़्यादा ही हों, इससे भी ज़्यादा हो जाए, ठीक है, डिपेंड करता है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि बहुत ज़्यादा ओवरलोड ना किया जाए। वीडियो जो है वो इससे कम बन भी नहीं सकती, अगर इससे भी कम बनाएंगे तो फजूल है, वो तो बेकार है। तो इतनी होनी चाहिए कि आपको 5 से 10 रूल्स डेली सीखने का, डेली तो नहीं है, तो मैं एक हफ़्ते में एक वीडियो बनाता हूँ, तो एक हफ़्ते में अगर आपको मैं 10 रूल्स देता हूँ, अगले हफ्ते फिर 5-7 देता हूँ, उससे अगले 5, तो इसका मतलब है कि इतने रूल्स आप आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।